हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का 3rd चैप्टर है जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, आपने हिटलर के बारे में अपनी लाइफ में काफ़ी बार सुना होगा। जैसे कि अगर कोई टॉर्चर करता है तो उसे क्या कहते हैं, ये तो हिटलर जैसा है, इसने तो हिटलर को भी फेल कर दिया, या फिर इस तरीके से कहते हैं तू तो पूरा हिटलर हो गया। तो आपने कभी सोचा कि इस तरीके से क्यों कहते होंगे? क्योंकि हिटलर जो है वो हिटलर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को जो है मारा था, बेगुनाह लोगों को, बच्चों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक ख़ास धर्म से, कुछ ख़ास लोगों से जो है नफ़रत थी। इसलिए हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था, बच्चों को भी मरवा दिया था, और उसने बहुत सारे लोगों के साथ टॉर्चर भी किया था, और बहुत सारे लोगों के साथ और बहुत सारे कानून ऐसे बनाए थे जो बिल्कुल गलत थे। जैसे कि गोरा होना, काला होना, या फिर जो कि हमारे हाथ में नहीं होती, जो चीज़ें हमें पैदाइशी मिलती हैं, जैसे कि किसी के हाथ पैर ना होना, लंगड़ा लूला होना, ये सारी चीज़ें हमें पैदाइशी मिलती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों पे जो है हिटलर बहुत भेदभाव किया करता था, यहाँ तक कि मरवा भी दिया करता था उन लोगों को। तो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि हिटलर ने जो है बहुत से लोगों को अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ टॉर्चर ही किया है और युद्ध ही किए हैं। बाकी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। मैं आज इस चैप्टर को पूरी रीडिंग के साथ पढ़वाऊँगी, तो आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और उसमें देखिए। जैसे मैं रीडिंग कराती जाऊँगी तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं। शुरू में चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, वो मैंने आपको दे दिया है अपने तरीके से। अब मैं फर्स्ट इसमें पढ़ रही हूँ वाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ये लाइन बहुत इजीली समझ में आ रही है कि 20वीं शताब्दी जो थी उस टाइम में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था, और जब कोई ताकतवर होता है तो वो क्या करता है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, दूसरों को दबाता है। तो जर्मनी बैठे बैठे बोर हो रहा था, उसने क्या सोचा, क्यों ना एक युद्ध किया जाए। युद्ध क्यों करते हैं? दूसरे देशों पे कब्जा करने के लिए। तो क्या करा जर्मनी ने, उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध जो है लड़ा। पहला विश्व युद्ध भी जर्मनी ने ही स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम वो ताकतवर था। किस किस के साथ मिलकर? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर। और किसके खिलाफ किसके खिलाफ लड़ा, ये आपको रटना है। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इन तीनों के खिलाफ उसने विश्व युद्ध जो है किया था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस विश्व युद्ध में जो है कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। बाकी देश भी जो हैं, जो देश जर्मनी के साथ मिल गए थे, वो ये सोच रहे थे कि हाँ, ये विश्व युद्ध जो है बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा और हम दूसरे देशों पे कब्जा कर लेंगे, हमारे मज़े आ जाएंगे, उन्हें लूट लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक यह विश्व युद्ध चला। आपको पता होगा, अगर कहीं पे लड़ाई हो जाती है, अगर घर में भी लड़ाई हो जाती है तो 2 घंटे में भी सर में दर्द हो जाता है। मोहल्ले में भी लड़ाई हो जाती है तो 1 घंटे में सर में दर्द हो जाता है। और देशों में लड़ाई होना, वो भी 1914 से 1918, कितने साल हो गए? 3-4 साल तक लड़ाई होना बहुत बड़ी बात है। इतने युद्ध के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ताकत, सेना, बहुत कुछ चाहिए होता है। सारे देश बर्बाद हो चुके थे इस विश्व युद्ध में। फिर क्या हुआ? सभी को किसी ना किसी फ़ायदे की उम्मीद थी। सब ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ एंड में? नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1918 में जो है विश्व युद्ध ख़त्म हुआ। किसके साथ? जर्मनी की हार के साथ। जर्मनी हार गया और पूरी तरीके से चौपट और बर्बाद हो गया। अब मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और साम्राज्य के पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर की एक राष्ट्रीय में बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइखस्टाग के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए सहित वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी
कि पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत ज़्यादा कठोर शर्तें थोप दी थी, क्योंकि वो उससे जीत गए थे। तो वर्साई की जो शांति संधि हुई थी, मतलब एक बैठक हुई थी, संधि, उसमें ये कहा गया कि अब तुम लोग मत लड़ो आपस में। जैसे कि घर में भी होता है ना कि लड़ाई हो जाती है तो कोई एक जन आके उसको शांत करवाता है, वैसे ही देशों के बीच में भी होता है। तो वो जो संधि हुई थी उसमें क्या हुआ था, उस संधि में जो देश जीत गए थे ना, उन्होंने जर्मनी के सामने ये शर्त रखी थी कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, ठीक है, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग ज़मीन, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़ेंगे। इतना सब कुछ इन्होंने अपने हवाले कर लिया था। ये सारे जो हैं ये गड़बड़ नहीं होने चाहिए, 13 से 12 नहीं होने चाहिए, 26 से 25 नहीं होने चाहिए, जितने लिखे हैं उतने ही आपको रट्टे मारने पड़ेंगे इसमें। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने क्या करा, सेना को भंग कर दिया, मतलब सेना भी छीन ली, उनकी सेना भी ख़त्म कर दी। मतलब कुल मिला के बात हुई, बिल्कुल जर्मनी को जो है बिल्कुल उन्होंने चौपट कर दिया। और जर्मनी पे इतनी सारी जो है उन्होंने इस तरीके की बातें रखी, तो इससे जो है ना जर्मनी का बहुत ज़्यादा अपमान हो गया, इंसल्ट हो गई। और इस इंसल्ट को जो है ना जर्मनी भूल नहीं पाया, और उसने दूसरा विश्व युद्ध वहाँ से अपने दिमाग में बसा लिया कि अब मैं दूसरा विश्व युद्ध करूँगा। एक से उसका पेट नहीं भरा था ना। अब है यहाँ पर 1.1 युद्ध का असर। युद्ध का असर क्या हुआ था, सीधी सी बात है, युद्ध देखो कहीं पे भी होगा, घर में हो या देशों के बीच में हो, युद्ध का असर बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं होता। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जो रेट होते हैं सब्जी भाजी के, खाने पीने के, हर चीज़ के क्या होते हैं, रेट हाई फाई हो गए, महामंदी आ गई, यही सब होता है युद्ध में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 1.3 मंदी के साल की। मंदी के सालों में क्या हुआ, इसमें इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि महामंदी आ गई और जो मालदार लोग थे वो गरीब हो गए, और जो गरीब तो वो और गरीब हो गए, और मज़दूरों की तो पूछो ही मत क्या हुआ, सबकी हिम्मत टूटने लग गई थी। और इसमें एक वर्ड है सर्वहाराकरण। सर्वहाराकरण का मतलब ये होता है कि एक किसी इंसान का गरीब होते 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 जो है मज़दूर टाइप की हालत में पहुंच जाना। जैसे कि आप इस टाइम देख लो, लॉकडाउन लगा हुआ है और इस टाइम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो घर बैठे बैठे अपनी जो उनकी जमा पूंजी है वो खा रहे हैं। तो अगर वो इसी तरीके से 1 साल तक उस जमा पूंजी को खाते रहेंगे तो क्या होगा, वो भी मजदूरी वाली हालत में ही पहुँच जाएंगे इस तरीके से। तो इसे कहा जाता है सर्वहाराकरण। तो इसमें इतना और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, हिटलर का उदय। हिटलर का उदय क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जर्मन के जो संसद हैं, उस संसद का जो नाम था वो था राइखस्टाग, ठीक है, राइखस्टाग के नाम से जाना जाता था जर्मनी के संसद को। 1932 में हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उमड़ी वहाँ पर, मतलब उस टाइम पे 1932 में हिटलर की पार्टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी वहाँ पे। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश के ज़रिए अभिव्यक्ति, प्रेस तथा सभा करने जैसे नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। हिटलर ने ये इस तरीके के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है ये और सभा जो होती है बैठक, इस तरीके के जो नागरिक अधिकार हैं उसने ख़त्म करवा दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए। उसने स्टार्टिंग से ही वो इस तरीके से देश को लेके चला है कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठा ही नहीं सकता था। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हो गई, जब अमेरिका का शेयर बाज़ार धाराशायी हो गया, वहाँ का शेयर बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो विश्वव्यापी पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी हो गई थी। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल आध्य देशों के द्वारा शासन चलाने का विशेषाधिकार प्राप्त किया गया। हिटलर ने अपनी पार्टी को छोड़कर और बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो उनके अपोजिट उसमें खड़ी हुई होती हैं, जैसे कि हमारे देश में अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन अपोजिशन में भी बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस है और भी बहुत सारी पार्टी हैं इस तरीके से। तो उसने जो है जब उसकी पार्टी जीती तो उसने दूसरी पार्टियों को जो है उस पर पाबंदी लगा दी। जितने भी ट्रेड यूनियन होते हैं और राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं सब पे पाबंदी लगा दी, ताकि कोई उससे मुकाबला ही ना कर सके और कोई उसकी गलती ना निकाल सके। और क्या किया हिटलर ने, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर, राज्य, इन सब पर जो है अपना पूरा नियंत्रण कर लिया, सबको अपने कब्जे में ले लिया। अब हम जानेंगे कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी। मतलब उस टाइम के युवा होते हैं, जितने भी जवान लोग होते हैं वो सब,
जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। उन्होंने इस तरीके के कानून बनाए क्योंकि हिटलर को जो है यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, बहुत ज़्यादा, उनके बच्चों से, बड़ों से, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, जैसे भी हों, हिटलर को पूरी कास्ट से नफ़रत थी। तो उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि जर्मन जो हैं वो यहूदियों के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, दोनों एक दूसरों के साथ नहीं बैठ सकते। जिप्सियों, शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। जो शारीरिक रूप से ऐसे होते हैं ना, अपंग होते हैं, जिनके हाथ पैर लंगड़े लूले होते हैं या अंधे होते हैं, कोई भी कमी होती है उनमें, जो कि गॉड की तरफ से ही कमी होती है, कोई भी कमी होती है, या फिर यहूदी, चाहे वो कैसे भी हों, यहूदी लंगड़े लूले हों, चाहे साफ़ हों, गोरे हों, काले हों, किसी भी तरीके के हों, यहूदी हर तरीके के स्कूल से बाहर कर दिए गए। ठीक है। स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया, जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। जो उनका सिलेबस था वो पूरा चेंज करवा दिया गया और नए सिलेबस को इस तरीके से लिखा गया कि पढ़ने वाले के दिल में खूब भेदभाव आए। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोक में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। वो एक युवा संगठन था जिसमें जवान लोग भर्ती होते थे, लेकिन 10 साल की उम्र के बच्चों को ही वो भर्ती करवा दिया करता था। उसने एक ऐसा कानून बना दिया हिटलर ने। ठीक है। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई कि 14 साल की उम्र में वो हिटलर यूथ एक उनका ग्रुप होगा, उसमें वो सदस्यता अपनी ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस टाइम। महिलाओं की स्थिति भी बहुत बुरी थी, ये समझ लो। उसने सबकी स्थिति ख़राब कर रखी थी हिटलर ने, किसी की स्थिति अच्छी नहीं थी, बस एक उसकी खुद की स्थिति अच्छी थी। लड़कियों को अच्छी माँ, शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य माना जाता था। मतलब लड़कियों को ना ऐसे सिखाया जाता कि तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि अच्छे गोरे चिट्टे मोटे ताजे अच्छे बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, फौज बनाओ, शुद्ध रक्त वाले अच्छे खून वाले बच्चे पैदा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। लड़कियों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता था बचपन से ही। ठीक है। और नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, बच्चों का नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। मतलब माँओं को ऐसा सिखाया गया कि वो ऐसे सिखाएं, यहूदियों के बच्चों से दूर रहें और अपनी नस्ल अच्छी करें, अच्छे बच्चे पैदा करें। मतलब बच्चा काला होगा या फिर अपंग होगा तो वो अच्छा बच्चा नहीं है। ठीक है। उसे हिटलर को इस तरीके के बच्चे इसलिए चाहिए थे क्योंकि वो उन बच्चों को बड़ा करके युद्ध में भेजना चाहता था। हिटलर जो भी कर रहा था वो अपने लिए कर रहा था, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहा था। फिर वो दूसरों के लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। क्यों? क्योंकि माँ ही तो बच्चों को जन्म देगी, अच्छे गोरे चिट्टे मोटे ताजे बच्चों को जन्म देगी, फिर उनको बड़ा करेगी और युद्ध में धकेल देगी। इसलिए नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी। जिनके बच्चे अच्छे होते थे, मतलब दिखने में खूबसूरत होते थे, मोटे होते थे, अच्छे होते थे, गोरे होते थे, उनको जो है दुकानों पे ज़्यादा छूट दी जाती थी, थिएटर में छूट दी जाती थी, रेलगाड़ियों में सस्ते टिकट दिए जाते थे। और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी और उनके बच्चे भी खूबसूरत और अच्छे होते थे तो उनको चांदी के और कांसे के जो है सिक्के और ये सब दिए जाते थे। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ा अच्छा है, वैसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई माँ ऐसे बच्चों को जन्म देती थी जो अपंग हो या फिर कमज़ोर बच्चा हो तो उन माताओं को जो है दंडित भी किया जाता था, मतलब सज़ा दी जाती थी। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था। छी छी छी, इतना बुरा किया जाता था उनके साथ। अगर उन्होंने किसी कमज़ोर बच्चे को जन्म दे दिया, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, तो उनको गंजा कर दिया जाता था, उनके मुंह पे काला रंग लगा के और उनको सारे में घुमाते थे, उनकी खूब बेइज्जती करते थे। न केवल जेल बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। लो, हद कर दी, अब तो नागरिक सम्मान भी छीन लिया जाता था उनसे और उनकी फैमिली को भी उनसे अलग कर दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे नात्सी प्रोपेगेंडा के बारे में कि जो नात्सीवाद था, हिटलरवाद, ये चाहते क्या थे और ये इतने ऊंचे उस पर कैसे पहुंच गए और ये इतना सब कुछ टॉर्चर करके लोगों को क्या चाहते थे। एक तो ये ना इस वर्ड का बहुत यूज़ करते थे, अंतिम समाधान। अंतिम समाधान का मतलब था, ये यहूदियों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था
उनके बुरे के लिए, भले के लिए तो हो नहीं सकता क्योंकि वो यहूदियों से नफ़रत करते थे। और एक ये वाला वर्ड वो बहुत यूज़ करते थे, यूथनेजिया। ये होता था विकलांगों के लिए, जो विकलांग होते थे या फिर जो संक्रमित होते थे, मतलब किसी बीमारी से संक्रमित होते थे, बीमार होते थे। मुक्ति, विशेष, व्यवहार, इन वर्डों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाने का इवैक्यूएशन शब्द का चयन किया गया था। एक शब्द का चयन किया गया, वो कहते थे इवैक्यूएशन। इसका मतलब था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। गैस चैम्बर जो है एक जगह थी वहाँ पर जहाँ पे यहूदियों को और अपंगों को, इन सबको ले जाके जो है जहरीली गैस से मार दिया जाता था। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तिहारों, पर्चों का खूब इस्तेमाल किया जाता था। मतलब हिटलर जो है अपने वो दिखाने के लिए कि सबसे अच्छा मैं हूँ, वो हर जगह अपना जो है खुद ही बैठा रहता था। रेडियो पे भी खुद ही भाषण दे रहा है, फिल्मों में भी खुद ही बैठा है, पोस्टरों पे भी खुद ही लगा हुआ है, हर जगह खुद ही लगा हुआ है। जब कोई चीज़ हमें हर जगह दिखाई देती है ना, तो हम सोचते हैं कि हाँ यही चीज़ ज़्यादा चल रही है। मतलब हिटलर को एडवर्टाइजमेंट का बड़ा शौक था, तो वो एडवर्टाइजमेंट कराता था। किसकी एडवर्टाइजमेंट कराता था? अपनी, कि मैं हूँ सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, सबसे बेहतरीन इंसान मैं ही हूँ, तुम्हारे भले के लिए सोचता हूँ। और जो दुश्मन होते थे ना, जिनको वो दुश्मन समझता था, उनके वो पोस्टर कुछ इस तरीके से लगवाता था कि जैसे वो ही सबसे, दुनिया में सबसे ख़राब वही हैं, जैसे कि इमेज ख़राब करवाता था। हिटलर ने यहूदियों की बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब कर दी थी लोगों की नज़रों में, तो बाकी लोगों को भी ना उनसे नफ़रत होने लग गई थी। और ये सब जो है उसने फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, नारों, इश्तिहारों, इन सब चीज़ों से करवाया था। पोस्टरों में दुश्मनों को शैतान टाइप में इस तरीके से वो पेश करता था अपने दुश्मनों को, जैसे कि वो सबसे बड़े शैतान हो दुनिया के, और अपने आप को ऐसे, अपनी छवि ऐसे पेश करता था, अपनी इमेज ऐसे बनाता था कि मैं ही पूरी दुनिया को, जो पूरे देश का मैं ही हीरो हूँ। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले पोलैंड पे जो है आक्रमण किया जर्मनी ने। फिर सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने एक लीप-शीए पर हस्ताक्षर किए और धुरी शक्ति कहलाए। मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बाद में यूएसए भी इस गुट में शामिल हो गया। और अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हिंदी चैप्टर में भी है ये वाला चैप्टर, हिरोशिमा की आग, और आप बहुत पहले से इसके बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। और आखिरकार जापान को भी घुटने टेकने पड़े। और फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जर्मनी और धुरी शक्तियों की हार के साथ हुआ। मतलब ये कि पूरी दुनिया को चौपट करने के बाद जर्मनी फिर से हार गया। देखिए चैप्टर बहुत लंबा है और मैं वीडियो को शॉर्ट करके बनाती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं सारी चीज़ों को कवर करने की इसमें कोशिश करती हूँ और शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ कि समझ में भी आ जाए और वो छोटा भी हो जाए। अगर मैं पूरा चैप्टर रीडिंग के साथ पढ़वाऊँगी और इस तरीके से करूँगी तो वीडियो 2.5 घंटे का हो जाएगा। मैं भी बोर हो जाऊँगी बनाते बनाते और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। इसलिए मेरी वीडियो बहुत शॉर्ट होती हैं। कुछ बच्चों को शिकायत होती है कि ये टॉपिक जो है पूरा खोल के नहीं पढ़ाया है, तो एक बार ना वीडियो देखने के बाद आप भी उसे बुक से रीडिंग किया कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। तो आपका चैप्टर ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।